हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड दिसंबर 2023 की न्यूज़ है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऑब्वियसली मेंस या प्रॉब्लम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशन के बारे में। क्यों है ये खबर में? क्योंकि देखिए बायलैटरल ट्रेड संबंध जो थे इंडिया और रशिया के, सबसे पहले वर्ड जो आता है बायलैटरल इंटरनेशनल रिलेशन में वो क्या होता है, यानी कि दो संबंधी इंडिया का और जो रशिया का यहाँ पर हमें संबंध दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे के साथ। अगर यहीं पर यूनिलैटरल आता तो हमें क्या होता है कि कोई एक यहाँ पर है, शायद इंडिया इंडिया ही है बस अकेला, किसी के साथ संबंध नहीं है। मल्टीलैटरल आता तो क्या होता कि यहाँ पर दो से ज़्यादा जो कंपनीज है वो इस चीज़ में बने हुए हैं। जैसे क्वाड क्या है, एक मल्टीलैटरल ग्रुप है क्योंकि इसमें 4 कंट्रीज़ मिली हुई हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ है? इंडिया हमें दिखाई देती है, यूएसए यहाँ पर, फिर जापान है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये होते हैं मल्टीलैटरल। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड है ना इंडिया और रशिया का वो डबल हो गया है। जो जनवरी से लेके अगर सितंबर 2023 तक का डाटा देखा जाता है तो इसमें जो ट्रेड है वो लगभग 2 गुना हो चुका है, डबल हो चुका है। और क्या है न्यूज़ के बारे में? देखिए ट्रेड जो है वो लगभग 2.1 टाइम ग्रो किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है इंडिया में हाइड्रोकार्बन्स की जो हमें रशिया से मिलते हैं। फिर बात करते हैं कि अप्रैल मई का जो फाइनेंशियल ईयर के महीने थे, ये क्वार्टर था अप्रैल से लेके मई तक का, जो कि कौन सा क्वार्टर माना जाएगा? फर्स्ट क्वार्टर माना जाएगा, क्योंकि हम एक फाइनेंशियल ईयर को 4 भागों में यहाँ पर बांट देते हैं और हर 3-3 महीने का जो ग्रुप होता है उसको एक क्वार्टर बोलते हैं। स्टार्टिंग होती है अप्रैल से लेके, क्योंकि अप्रैल में हमारा क्या आता है, बजट यहाँ पर आ चुका होता है, तो इसी वजह से एक क्वार्टर 1 होता है। तो क्वार्टर 1 की जब हम बात करते हैं 2023-24 में, तो जो इंडिया के ट्रेड था रशिया के साथ उसने लगभग 161% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी, इंक्रीज देखा गया। अगर उसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं 2022 से 2023 वाले डाटा के साथ तो यही समझ में आता है कि एक साल के अंदर अंदर यहाँ पर डबल ही नहीं हुआ बल्कि 161% का इंक्रीजमेंट दिखाई दिया। इंडिया का और रशिया ने ऑलरेडी जो उनका बायलैटरल ट्रेड है जो कि टारगेट था लगभग $30 बिलियन का, उसको 2025 तक का टारगेट ईयर रखा गया था, लेकिन उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है। कितने साल पहले अचीव कर लिया है? लगभग 2 साल पहले ऑलरेडी वो अचीव कर चुके हैं। मेजर ट्रेड के आइटम्स क्या होते हैं? देखिए इंडिया क्या क्या यहाँ पर भेजता है रशिया के पास। इंडिया आयरन देता है, लोहा, स्टील देता है, ड्रग्स के फॉर्मुलेशन होते हैं क्योंकि इंडिया जो है फार्मेसी के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर बढ़ चुका है। हम लोग काफ़ी एडवांस है दवाइयाँ बनाने में, तो इसी वजह से ड्रग फॉर्मुलेशन भेजी जाती है, बायोलॉजिकल भेजते हैं, केमिकल्स वगैरह, उससे अलाइ जो प्रोडक्ट हैं, मरीन के प्रोडक्ट भेजे जाते हैं। मरीन क्या होता है? पानी से रिलेटेड। तो जो मरीन प्रोडक्ट होंगे, हो सकता है फिशेज़ हो सकता है कोई ऐसा प्लांट हो जो हमें सिर्फ मरीन के अंदर ही मिलता है, तो ये सारी चीज़ें भेजी जाती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मशीनरीज जो होती हैं उनको भी यहाँ पर भेजा जाता है। फिर हम ले आते क्या है? देखिए जब रशिया से हम कंपैरिजन करें तो कोई चीज़ ना हम उनसे ले भी तो रहे हैं ना, उसी को तो ट्रेड बोलेंगे, उसी को तो व्यापार बोला जाएगा कि हम एक चीज़ को भेज रहे हैं दूसरी को ले रहे हैं। तो हम जो इम्पोर्ट करते हैं रशिया से उसमें आता है क्रूड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड का क्या मतलब हुआ? कच्चा तेल। तो कच्चा जो तेल है वो हम यहाँ पर बहुत ही बैरल के हिसाब से, एक बैरल जो होता है उसके हिसाब से यहाँ पर खरीदते हैं। अब बैरल क्या होता है? एक बैरल को आप मान लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा बॉक्स है, जैसे कई बार घरों में आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर 150 लीटर यहाँ पर क्या आ जाते हैं? तेल आ जाता है, और उसका अलग अलग प्राइस है। जैसे कि कुछ समय पर जब यहाँ पर यूक्रेन और रशिया के अंदर युद्ध हुआ था तो जो एक बैरल था वो इंडिया को बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि 89 से 90 डॉलर का पड़ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए नहीं था, क्योंकि अगर उससे पहले हम कंपेयर करते हैं तो बैरल बहुत महंगा होता था। 150 डॉलर तक का ये महंगा चला जाता था, लेकिन इंडिया को काफ़ी चीप पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था चीप? क्योंकि यूएसए ने और जो यूरोप था उन दोनों ने यहाँ पर रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे, और ये जो सैंक्शंस थे यहीं पर रीज़न बने हुए थे कि इंडिया जो था वो उसके साथ संबंध बना पा रहा था और अब रशिया को अपना जो तेल है वो थोड़ा सस्ता करके जो इंडिया जैसी पार्टनर कंट्रीज़ है उनको बेच रहा था।
उसके अलावा हम यहाँ पे कोयला खरीदते हैं, कोक लिया जाता है। कोक से यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का मतलब नहीं होता है, कोक से मतलब होता है यहाँ पर जो कोयले के साथ में बनने वाले अदर जो प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम आता है, मतलब बेसिकली जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह, देखिए हम यूक्रेन से भी बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र लेते थे, और ख़ासकर फर्टिलाइज़र में क्या क्या आता है यहाँ पर, देखिए नाइट्रोजन आता है, यूरिया आता है, यूरिया के साथ अमोनिया जो मिलकर आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एज अ फर्टिलाइज़र हम लोग मंगवाते हैं। लेकिन जब यूक्रेन के साथ ये सब कुछ हुआ तो हमने रशिया से फर्टिलाइजर्स को मंगवाना शुरू कर दिया। फिर यहाँ पर पल्स वगैरह हैं, प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन लाए जाते हैं वहाँ से, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उनको लाया जाता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और अप्रैल से लेके मई तक 2023-24 में ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों को इम्पोर्ट किया गया। अब हम देखेंगे और आप देख पाएंगे कि इंडिया के पास क्योंकि मेजर ट्रेड की यही चीज़ें हैं, तो मोस्टली हम जिस भी कंट्री के साथ यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो इंडिया सेम चीज़ें ही वहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ को भेजेगा। तो इसलिए आप भी 5-10 चीज़ों को यहाँ पर याद कर लीजिए, और आप कहीं पे भी उसको लिखेंगे तो मोस्टली वो चीज़ करेक्ट ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया और रशिया के ट्रेड के संबंध क्या हैं। सबसे पहले तो टाइम टेस्टेड बायलैटरल टाइज हैं। देखिए जो इंडो सोवियत ट्रीटी हुई थी ना, पीस की है, जो एक शांति का एक ट्रीटी होती है, उसको बोला जाता था फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो क्या है, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी कि एक साथ मिलकर काम करेंगे, दोस्तों की तरह रहेंगे, शांति से रहेंगे। वो यहाँ पर सोवियत यूनियन में 1971 को साइन की गई थी। उस टाइम पे कौन हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी। तो ये दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर साइन किया। और देखिए क्या होता है ना कि सोवियत यूनियन उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाती है, ब्रेक डाउन होकर वहाँ पे फिर रशिया बनेगा। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इस बात को दर्शाया भी था कि कैसे इंडिया का जो रिश्ता है रशिया के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रिलेशनशिप में से आएगा, क्योंकि वर्ल्ड में रशिया हमेशा साथ देता है इंडिया का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक रिश्ता देखा जाता है यहाँ पर, जो फ्रेंडशिप का रिश्ता है वो इंडिया और रशिया दोनों के बीच में। सेकेंड हम देखते हैं कोऑपरेशन को इन्हेंस करने की बात हुई है, राइट, कि कोऑपरेट करके हम काम करेंगे। देखिए जब ये डिक्लेरेशन हुई थी ना इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, जो कि 2000 में होती है, वो इन जो रिश्ते थे, जो संबंध थे, उनको एक नया ही कैरेक्टर प्रदान कर दी जाती है, जो कि कहता है कि अब जो कोऑपरेशन के लेवल, हम जिन जिन चीज़ों पर मिलकर काम करते हैं, अब हम उसको चलिए इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं यहाँ पर। और क्या क्या थे वो, जैसे कि इकोनॉमी के अंदर हम अच्छे से काम करेंगे, ट्रेड जो है ट्रेड को हम और बढ़ाएंगे, साथ में सिक्योरिटी और डिफेंस। आपको पता होगा कि हमारे जो ज़्यादातर वेपन्स होते हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, डिफेंस के लिए रशिया से लेते हैं। इवन जो हमारी अभी भी और जो हमारे फाइटर प्लेन्स वगैरह है वो भी हमने यहाँ पर रशिया से ही ज़्यादातर लिए हैं। तो कल्चर भी, टेक्नोलॉजी भी, इन सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। देखिए यहाँ पर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात हो रही है। अब तक हमने बहुत सारी यूनियंस के बारे में हमें पता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के बारे में पता है, जिसके अंदर कितने मेंबर्स है, जिसके अंदर यहाँ पर 27 मेंबर कंट्रीज़ है। फिर हमें पता है अफ्रीकन यूनियन के बारे में, यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके ऊपर भी यहाँ पर बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ है बनी हुई हैं, तो उसमें हमें पता चलता है 54 कंट्रीज़ है जो इसकी मेंबर है। इसी तरीके से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, अब यूरेशियन से क्या मतलब है, यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया जब साथ में मिलते हैं तो उसको बोला जाता है यूरेशिया। और क्योंकि हमें पता है कि रशिया और एक यहाँ पर जो आपकी टर्की है, वो दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो दोनों की दोनों यहाँ पर एशिया में भी पड़ती हैं और दोनों की दोनों यहाँ पर यूरोप में भी आती है। अगर बॉर्डर से देखा जाए तो दोनों ही कंट्री इन दोनों ही उप महाद्वीप जो महाद्वीप है उनका भाग बनाती है। तो इसीलिए जो जो कंट्री यूरोप की है, कुछ कंट्री यहाँ पर हम देखेंगे एशिया की हैं, तो ये सभी कंट्रीज़ जो आपस में हैं इसमें मेंबर बनी हुई हैं। इन्होंने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बनाया हुआ है जो 2015 से ही दोनों कंट्रीज़ या जितनी भी कंट्रीज़ एज ए मेंबर हैं उनके साथ में चलता है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने की बातें करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है मेंबर कंट्रीज़ की उनको बढ़ाएंगे। कौन कौन मेंबर है हम देख पाएंगे, रशिया तो ऑब्वियसली मेंबर हो गए, अर्मेनिया यहाँ पर मेंबर, आप वेस्ट में जाएंगे बेलारूस ये भी यहाँ पर मेंबर है, कजाकिस्तान को अगर हम ढूंढे तो वो भी वहाँ पर एज अ मेंबर दिखता है और कारगिस्तान भी यहाँ पर एज अ मेंबर है। तो ये सारी की सारी जो सेंट्रल
ये देखिए, ये जो दो कंट्री है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ है, रशिया का हमें पता है, और अर्मानिया और बेलारूस जो कंट्री है वो हम देख पाएंगे कि ईस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ हैं, जो कि यूक्रेन से थोड़ा सा ही नीचे है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कि सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशन की, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है, यानी दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर वो एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है उसमें वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इंडिया क्या कर रहा है कि मुझे भी आप इसके अंदर ले लीजिए, किसके अंदर ले लीजिए, ईईयू के अंदर, यानी कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर। अब इंडिया ने कहाँ कहाँ एफटीए किया है, देखिए इंडिया ने ऑलरेडी एफटीए जो है वो जापान के साथ साइन कर चुके हैं, इंडिया ने ऑलरेडी एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया हुआ है, इंडिया यूके के साथ यहाँ पर बात कर रहा है कि हम लगातार इसको करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल से वो साइन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक कुछ शर्तें हैं जो इंडिया और यूके दोनों ही नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और अब हमें पता चला कि इंडिया जो है वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड की बातें कर रहा है। इवन इंडिया यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ भी ऐसी कुछ बातें कर चुका है। और जब हमारे यहाँ पर फ्रांस के अभी रिपब्लिक डे के ऊपर प्रेसिडेंट आएंगे मैक्रोन जी, तो उनके साथ भी इंडिया ऐसी ही कोशिश कर रहा है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का जो सामान है उसको जब हम इम्पोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, कहीं पे बाहर जब करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर पाए, और उसके ऊपर जो चीपनेस है, सस्ता रह पाए ये सामान दोनों ही देशों के अंदर, जितने देशों के साथ भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है। अब ये क्या है कि इससे डाइवर्सिफाई हो जाता है ट्रेड। देखिए इंडिया जो है इसकी एक्सपोर्ट बास्केट को रशिया के अंदर भेजता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, कोयल है, डायमंड्स है, केमिकल है, सिरेमिक्स वगैरह है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्हें भेजा जाता है, और भी इसको डाइवर्सिफाई करना, अलग अलग करना एक्सपोर्ट बास्केट में, जिसमें कि पॉसिबिलिटी है कि हम लोग, क्योंकि आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर्स खुद में बना रहे हैं, लिथियम जो है हमने वो कहाँ पर ढूंढ लिया है, लिथियम हमारा जम्मू एंड कश्मीर में मिल चुका है। और भी ऐसा है कि आज अभी हमारे 2-4 दिन पहले ही जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उन्होंने साथ में मिलके, प्लस जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि कारगिस्तान के अंदर कुछ जो लिथियम की माइंस थी उनको ही यहाँ पर खरीद लिया है, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है कि अगले 5 साल तक, 10 साल तक अब हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, और जो भी सामान निकलेगा उसको इंडिया में लेके आएंगे। अगर ये सारी चीज़ें इंडिया में आएंगी तो नॉर्मल सी बात है कि जो ऑटोमोबाइल्स की यहाँ पर इंडस्ट्री है, या उनके जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, वो यहाँ पर इंडिया के अंदर बढ़ जाएगा, उसका प्रोडक्शन होना यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसमें मेडिकल डिवाइसेस भी आएंगे, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की यहाँ पर बातें की जा रही है, टेक्सटाइल बढ़ सकता है, फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बढ़ोतरी की तरफ आगे बढ़ेंगी। फिर हम देखते हैं कि न्यू ट्रेड रूट्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए जो डेवलपमेंट हो रहा है ना ट्रेड रूट्स का, जैसे कि ईस्टर्न मैरीटाइम यहाँ पर कॉरिडोर बनाने की बातें की जा रही है, नॉर्दर्न सी रूट जो कि इंटरेस्ट होगा यहाँ पर ट्रेड को डीपन करने में, और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि अभी तक बन नहीं पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया इसको बनाना चाहता है। और कैसे बनाना चाहता है, इंडिया चाहता है कि जो INCET है ना, इसमें हम क्या करें कि ईरान का जो हमारे पास यहाँ पर एक पोर्ट है उसको हम अच्छे से बनाएं, उसके बाद हम इजराइल से होते हुए, सऊदी अरेबिया से होते हुए डायरेक्टली मेडिटेरियन जो यहाँ पर सी है उसके अंदर चले जाए, और पूरे यूरोप के साथ यहाँ पर हम ट्रेड कर सके, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह यहाँ पर जाने नहीं देता, और क्योंकि चाइना जो है वो अपना खुद का एक नया सिल्क रूट की तरीके से यहाँ पर एक जो रास्ता है सेंट्रल एशिया के अंदर उसको बना चुका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर में, ब्रिज जो इनका इनिशिएटिव है, तो उसी के काउंटर में यहाँ पर इंडिया लेके आया है INSTS। लेकिन अभी क्या हुआ है कि देखिए दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर यहाँ पर 2023 में इंडिया ने इसको अनवील कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि गाजा और जो इजराइल है उसका युद्ध हो रहा था, और अभी जो ये प्रोजेक्ट है इसको होल्ड पे रखा गया है, लेकिन स्टिल इसके होने की तो संभावनाएं बिल्कुल है ना। हमने इतना खर्च किया है यहाँ पर, आगे भी हम सोच रहे हैं अच्छे रिश्ते बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कैसे जो ट्रेड रूट्स हैं उनको दिखाया भी गया है कि कैसे यहाँ पर हम पोर्ट ऑफ चेन्नई से लेकर पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्तोक तक मिल सकते हैं, क्योंकि बीच में यहाँ पर चाइना है और ऊपर से यहाँ पर जापान वगैरह को हम देख पाएंगे इधर। तो यहाँ से भी एक रास्ता है कि हम रशिया के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम देख पाएंगे ये INCT का रास्ता है जो कि इस तरीके से होता हुआ यहाँ पर मेडिटेरियन के अंदर ये जो समुंदर है यहाँ पर
चला जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पर रास्ते हैं जो और भी ज़्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। तो दोनों ही कंट्री इस बात पे डिस्कस कर रही हैं कि कैसे जो ट्रांस आर्टिक कंटेनर शिपिंग लाइन है उसको फैसिलिटेट किया जा सके नॉर्दर्न सी रूट के द्वारा। तो जो नॉर्दर्न सी रूट होने वाला है उससे कोशिश की जा रही है कि प्रपोज, अब ये भी देखिए बना नहीं है अभी तक, लेकिन अभी तक सिर्फ इसको प्रपोज किया गया कि ऐसा बन सकता है। तो चलिए अच्छी बात है, अगर ऐसा बनता है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो न्यू मैरीटाइम रोड है ये आप देख पाएंगे यहाँ से जो जा रहा है ये भी अभी तक सिर्फ प्रपोज्ड ही किया गया है। तो इस तरीके से मैप बना के दिखाया जा सकता है। उसके बाद होगा कि न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात हो रही है, बिट इसको बोला जाता है। देखिए इंडिया और रशिया जो है वो एडवांस नेगोशिएशन में लगे हुए हैं बिट के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इन्वेस्टर हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। अब बिट का क्या है कि दोनों ही देश एक दूसरे के जो इन्वेस्टर्स हैं या दोनों ही कंट्री क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई कंपनी है उसमें से कोई इन्वेस्टर इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। अब इससे क्या होगा कि रशिया के अंदर भी बूस्ट मिलेगा यहाँ पर, कि रशिया के इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है इंडिया में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी कुछ जगहों पे कर रही है। और जब इंडिया भी करेगी रशिया के अंदर तो यही सेम कॉन्फिडेंस दोनों ही कंट्रीज़ के लिए अच्छा रहेगा। फिर हम देखते हैं कि एक तरीके से इंडिया जो है वो रशिया के जो फार ईस्ट की बात है, अब फार ईस्ट हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये जो फार ईस्ट वाला पोर्शन है इसमें इंडिया अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। और इसी वजह से जो ये व्लादिवोस्टॉक पोर्ट हमें दिखाई देता है यहाँ पर, इसी के लिए एक तरीके से नया ये जो मैरीटाइम रिलेशन है उसको बढ़ाने के लिए इस रास्ते को प्रपोज भी किया गया है कि हम यहाँ से भी तो आ सकते हैं ना। अभी या तो हमें वैसे जाना पड़ता है, आपको रेल वगैरह के सहारे से यहाँ पे जाना पड़ता है, इधर आप इस तरीके से यहाँ पर जा सकते हैं। तो कोई डायरेक्ट इस तरीके का लिंक नहीं है, या फिर आप कैसे जाएंगे एयर से होते हुए। तो इसी वजह से यहाँ पर ये है कि एक हमारा समुद्री रास्ते भी इस तरीके से मिले हुए होने चाहिए। फिर हम देखेंगे इंडिया की इन्वेस्टमेंट अभी तक उन्होंने की क्या है, रशिया के अंदर क्या क्या इन्वेस्टमेंट की है। तो 2019 में इंडिया ने एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की थी। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी अब उसका ये भाग बन चुका है। जैसे फॉरेन पॉलिसी का और भी है, जैसे कि लुक फॉर ईस्ट हमें दिखाया गया कि ईस्ट की तरफ देखिए, ऐसा ये नरेंद्र मोदी एक नया बदलाव लेके आते हैं फॉरेन पॉलिसी में। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पर दिखाई देती है कि हमारे पड़ोसी जो होंगे वो हमारे लिए सबसे पहले हैं, जो नेपाल हो गया, जो भी हमारे बॉर्डर से लगते हुए आसपास की कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम ज़्यादा अच्छा करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि हर कोई क्या कर रहा है ना, वेस्ट की तरफ देखता है लेकिन ईस्ट की तरफ कोई भी नहीं देखता है, जबकि रशिया जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर यूएसए का एक तरह से दुश्मन है। और जब मल्टीलैटरल वर्ड यहाँ पर बनेगा कि अब क्या हो गया, एक ही सुपर पावर है, यूएसए को एज ए सुपर पावर देखा जाता है, लेकिन जब नई नई सुपर पावर निकलेंगे, जैसे रशिया निकल रहा है, चाइना यहाँ पर निकलने को तैयार बैठा है, तो इसी वजह से इनको इग्नोर क्यों करना है, इसी वजह से हमें क्या करना है कि ईस्ट की तरफ देखो, ईस्ट की तरफ यहाँ पर कौन कौन है। इसी वजह से इंडिया ने ये भी अनाउंस किया था कि कैसे 1,00,000 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट वो वेरियस प्रोजेक्ट को इस रीजन में देंगे। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि हम आपको एज अ कर्ज दे रहे हैं, ठीक है। जब हमें कुछ 10 साल के लिए 20 साल के लिए वो अपोनेंट टाइम होता है किस समय पे आप देंगे, इसी को बोला जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, कि आप अपने प्रोजेक्ट में इसको लगाइए और जब आपके पास ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो वापस दे दीजिएगा। फिर कनेक्टिविटी क्या है, सी रूट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक सी रूट की यहाँ पर बात हो रही है। तो सीवीएमसी क्या है, यही चेन्नई से लेके व्लादिवोस्तोक जो रूट है इसी को बोला जा रहा है। और इसी मेराइन कॉरिडोर को जो यूटिलाइज किया जाएगा वो यूटिलाइज किया जाएगा मेटलर्जिकल कोयल वगैरह जो है, क्रूड ऑयल है, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस है, इन सारी चीज़ों को रशिया से इंडिया में लाने के लिए। देखिए जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है ना, तो उस समय पे हमें समझ में आता है कि मॉस्को से लेकर यहाँ यूरोप के अंदर हर जगह पर एक तरीके की यहाँ पर क्या बनी हुई है, गैस की पाइपलाइन बनी हुई है। और पूरा जो यूरोप है, बहुत सारी कंट्रीज, जर्मनी हो चाहे कोई भी कंट्री हो, वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है गैस के लिए। और ये जो पाइपलाइन है ये ऐसे करके जाती है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ से ये पाइपलाइन आ सकती है, नेचुरल जो गैस है वो अगर हम लेकर आ सकते हैं, पाइपलाइन शायद ना भी आए, इतने बड़े सी रूट से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन जब हम इसको शिप के ऊपर लेकर आ जाएंगे तो क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि जो शिप्स होते हैं ना वो बहुत ही हमें सस्ते पड़ते, चीप पड़ते हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा खर्च नहीं आता है। और आप किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट करिए तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो ये एक तरीके से इंडिया के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर हम देखते हैं कि इंडिया जो है उन्होंने एक और इंटरेस्ट दिखाया है कि वो अपनी एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे यहाँ पर जो ये पोर्ट है आपका व्लादिवोस्तोक, उसके आसपास में।
देखिए अब ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना यहाँ पर बहुत सारी चीज़, बीच में आपको यहाँ पर मंगोलिया भी दिखाई देगा, तो जैसे चाइना को हम देख पा रहे हैं कि चाइना क्या करता है, हमारे हर जगह पर हमारे आसपास बना के सैटेलाइट सिटी वगैरह कुछ कर रहा है। तो अगर ऐसा बन जाता है ना, यहाँ पर अगर हम भी अपनी सैटेलाइट सिटी बना देते और फिर हमारी जो सैटेलाइट्स है, जैसे कि इंस्टेक हम बात कर लीजिए, या और जो सैटेलाइट्स हमारी गई हुई हैं ऊपर के तरफ में, यहाँ पर जो लोअर ऑर्बिट है या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, अगर उनके साथ उनका कांटेक्ट होगा तो हम इस पूरे एरिया को अच्छे से सर्विलेंस कर पाएंगे, अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और चाइना के ऊपर भी नज़र रख पाएंगे। इसी तरीके से इंडिया क्या करता है, अभी जो इंडिया के बॉर्डर का एरिया है ना, हमारी जो इंस्टैक नाम की एक यहाँ पर सैटेलाइट है, वो सिर्फ इतने ही भाग को अच्छे से देख पाती है, लेकिन उससे हमें पता है कि यूएसए वगैरह की जो सैटेलाइट है, जिसे GIS भी बोलते हैं, जो मैप वगैरह में यूज़ होती है, वो क्या करती है ना कि हमें इतनी क्लियर यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं देती और इंडिया अपने बॉर्डर्स एटलीस्ट बहुत अच्छे से सिक्योरिटी यहाँ पर कर पाता है। सो ये एक अच्छा मूवमेंट रहेगा अगर यहाँ पर रशिया जो है वो इसके लिए तैयार है। तो फिर कुछ चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ क्या है इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशंस में? पहली बात तो ट्रेड का इम्बैलेंस है। ट्रेड इम्बैलेंस क्या होता है? देखिए इंडिया का जब फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर यहाँ पर डाटा आता है तो उसमें पता चलता है कि टोटल जो 50 बिलियन का यहाँ पर ट्रेड हुआ है, उसमें से इंडिया के पास 43 बिलियन ट्रेड डेफिशिएट है रशिया के साथ में। डेफिशिएट क्या होगा? कमी। अब बैलेंस कब आएगा? अगर आपका ट्रेड है, आपने 100 रुपये आपके पास थे और आपने दूसरे इंसान से क्या किया, आपने बोला कि मुझे आपका कोई सामान खरीदना है, तेल खरीदना है। उसने बोला ठीक है मैं 100 रुपये में आपको इतना तेल दूंगा, आप ले लीजिए, आपको ज़रूरत भी उतने की थी, आपने ले लिया। उसने बोला बदले में एक काम कीजिए, मैं भी आपको 100 रूबल दूंगा, या रुपए के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से तो अब नहीं करते, क्योंकि इंडिया और जो रशिया है दोनों के ही जो बैंक है उन्होंने करेंसीज को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया था। तो जैसे रशिया की जो करेंसी है वो रूबल होती है और ऐसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपी है। तो जितना भी उनको प्लस माइनस करके जो मेन आता है हमें समझ में आता है कि वो भी हमें 100 रुपये के अंदर में कहते हैं कि आप हमें एक काम करिए, आयरन बेच दीजिए इतने का। हमने उनको आयरन दे दिया, इन्होंने कर दिया। क्या किसी को कमी हुई? नहीं हुई। हमारे पास भी उतने का ही आ गया, उनके पास भी उतने का ही चला गया। हमारे पास से 100 रुपये गए तो उनके पास से भी 100 रुपये गए, यानी हमारे पास जो हमने दिया था वो वापस आ गया। अब हमें समझ में आता है कि ये बैलेंस बना हुआ है कि ठीक है दोनों कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस है। ऐसा तो नहीं है अगर यहाँ पर हम शीशा के ऊपर बैठे होते तो हमें शीशा कुछ इस तरीके से दिखाई देता, झूला जो होता है वो इस तरीके से दिखाई देता, बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना। लेकिन डेफिशिएट तब होता है कि ये शीशा है और एक तरफ से जो कोई है वो बहुत डाउन चला गया और दूसरा जो है वो काफ़ी अप चला गया है। अब ये क्या है? ये डिसबैलेंस। अब इसमें बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? क्योंकि इंडिया जो है 50 बिलियन डॉलर जो है इंडिया के तरफ से, वो 50 में से इंडिया तो ले रहा है अपने पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर और यहाँ पर हम दे रहे हैं रशिया को 43 बिलियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रेड डेफिशिएंट को कम करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना क्यों हो रहा है? क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा खरीदा है हमने, राइट। तो अब इसके बदले में इंडिया क्या दे, कितनी इसकी जो मात्रा है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए ट्रेड डेफिशिएंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि उसको कैसे काबू में किया जाए। उसके लिए इंडिया ऐसा क्या करे कि हम अपनी तरफ से जो हमारा एक्सपोर्ट होता है उसको भी बढ़ा पाए और जो कीमत है ये वो हम कम कर पाए। तो इसीलिए अब इंडिया को क्या करना पड़ रहा है? खुद के पास से पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है। हमारा क्या हो रहा है? ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है। अगर उनकी तरफ से भी हमारे पास पैसा आ जाता तो एक बैलेंस रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर सेकेंड हम देख पाएंगे जो कि है चैलेंजेस इन रूपी रूबल ट्रेड। देखिए मैं आपको पहले बता चुकी थी कि कैसे दोनों जो कंट्री हैं उन्होंने एक साथ अपनी अपनी करेंसी में काम करना शुरू किया, लेकिन इसमें चैलेंज क्या है? जो लोकल करेंसीज है ना उनमें अगर ट्रेड किया जाता है तो वो अभी देखिए क्या होता है कि करेंसी वोटिलिटी का शिकार हो जाता है और खासकर एक हाई ट्रेड डेफिशिएट हो सकता है इससे। अब करेंसी वोटिलिटी क्या है कि मान लीजिए जो इंटरनेशनल हमारा सिस्टम है वो डॉलर के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉलर के हिसाब से हम देखेंगे कौन सी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी ज़्यादा कमज़ोर है। अब डॉलर के ऊपर ज़्यादा विश्वास भी है क्योंकि डॉलर क्या है बहुत टाइम से ठीक ठाक चल रहा है। तो जो कंट्री अगर मान लीजिए आज इंडिया की करेंसी जो है वो $80 के अराउंड पड़ती है कि $1 के अंदर लगभग 80 रुपये हम मान लेते हैं कि अराउंड है, और यही अगर हम रशिया के देखें तो हम पाएंगे कि वो ऑलमोस्ट 26 रुपये मान लीजिए। तो अगर ये होता है यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये और भी कम हो सकता है। जो रूबल है अगर वो और कम चला जाता है सैंक्शन वगैरह की तरफ से, जो इंडिया के पास रूबल आया था उसके जो फॉरेक्स के अंदर, अब क्या होता है
आरबीआई क्या करता है ना कि बहुत सारा फॉरेक्स अपने पास रिजर्व रखता है। फॉरेक्स का क्या मतलब है? फॉरेन जी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर होते हैं, रूबल होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की यहाँ पर करेंसी होती हैं। और आरबीआई को जब भी लगता है कि जो हमारी पैसे की या हमारे जो रुपये है उसकी कीमत थोड़ी भी डाउन हो रही है, तो वो फॉरेक्स को बेच देता है। जब वो फॉरेन एक्सचेंज को बेचेगा तो क्या होगा? इंडिया में पैसा आएगा, ज़्यादा रुपये बढ़ेगा, सप्लाई होगा, तो क्योंकि पैसों को तो पैसे के बदले ही खरीदा जाएगा ना। तो इस तरीके से इंडिया के जो रुपये का स्टेटस है उसको आरबीआई मेंटेन रखता है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ज़्यादा कर लिया, अगर हमने डॉलर कम रखा और इंडिया की करेंसी भी डाउन जा रही है और रशिया की करेंसी भी डाउन जा रही है, जो भी लोकल और करेंसी थी ये सब डाउन जा रही है, तो हम उसको बेचकर भी अपने रुपये को यहाँ पर संभाल नहीं पाएंगे। यही एक प्रॉब्लम है लोकल के साथ में, यहाँ पर अगर ट्रेड किया जाता है लोकल करेंसीज के साथ में। फिर हम देखते हैं कि कैसे एक तरीके से जो रशिया है वो ओवर डिपेंडेंस रखता है चाइना के ऊपर में। चाइना जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि दोनों ही कंट्री बहुत नज़दीक है। अगर हम इस इतने क्षेत्रफल को छोड़ दें जो कि मंगोलिया का है यहाँ पर, उसके अलावा चाइना और ये दोनों ही काफ़ी पास है, यहाँ से चाइना आराम से जा सकता है रशिया के ऊपर। तो इसी वजह से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। लॉजिस्टिक्स जो सप्लाई है, लॉजिस्टिक क्या होता है? इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यहाँ पर कि जो भी उनकी सप्लाई होती है लेने देने की, वो भी उनकी काफ़ी एडवांस है, अच्छे से हो जाती है। ट्रेड का जो लेवल है वो भी बहुत हाई है, और इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रशिया के साथ में यहाँ पर होती है चाइना को। तो जब से यहाँ पर बिगनिंग हुई है रशिया की और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की, तभी से जो ट्रेड था दोनों ही कंट्रियों में वो रिकॉर्ड पार कर चुका है। डॉलर 190 बिलियन यहाँ पर पहुँच गया था 2022 में, और हम कहाँ पे? ये 200 बिलियन के आसपास है, और हमारा जो हुआ है वो सिर्फ 50 बिलियन है। तो हम बोल सकते हैं कि 1/4 भी नहीं है, हम 1/4 पे भी नहीं खड़े हैं इस कंपेयर करते हैं जब चाइना से। अगर चाइना के साथ रशिया के संबंध थोड़े ठीक नहीं रहेंगे या ट्रेड में कुछ कमी आएगी, तभी तो इंडिया के साथ उसका वो बढ़ेगा। खैर, नेक्स्ट हम चलते हैं जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के भी इशू है। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है जो स्मूथ फ्लो को कर सके इंडिया और रशिया के बीच में। इसीलिए जो नए रास्ते हैं मैरीटाइम से रिलेटेड, इनको प्रपोज किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि एब्सेंस है, जो डायरेक्ट ट्रेड रूट होते हैं ना, और जो हाई शिपिंग कॉस्ट आती है रशिया को एक्सपोर्ट करने में, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है इंडिया के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी लैंड बॉर्डर यहाँ पर शेयर नहीं किया जा रहा है रशिया के साथ, जैसे चाइना करता है। इंडिया तो कोई लैंड का बॉर्डर शेयर नहीं करा, तो उसको तो या तो किसी और कंट्री से परमिशन लेते जाना पड़ेगा यहाँ पर, या फिर उसको एयर के साथ में जाना पड़ेगा। हवाई जहाज जो होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं कैरियर के लिए, वो भी उसमें भी जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा है बहुत ज़्यादा आता है। फिर हम डायरेक्टली या फिर शिपिंग में भी जाएंगे तो ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक अभी तक बना नहीं हुआ है ऐसा रास्ता, तो इसी कारण से ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है इंडिया की तरफ से। फिर हम देखते हैं कि कैसे वे फॉरवर्डिंग क्या है, अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो ट्रेड इम्बैलेंस पे बात करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए कि कैसे इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे जो इक्विपमेंट है, मशीनरीज है इंडिया के पास में, ताकि जो ट्रेड डेफिशिएंट है उसको ब्रिज जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो उसमें इंडिया को कुछ ना कुछ यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जैसे रशिया के प्रेसिडेंट ने अभी रिसेंटली बोला था कि उनको म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री के यहाँ पर इंडिया में, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है कि लेवरेजिंग एशियाज इम्पोर्टेंस फॉर रशिया। देखिए कैसे जो एशिया की इम्पोर्टेंस है ना रशिया के लिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जो कंपनशेट करने के लिए जो वेस्ट के अंदर डिक्लाइन हो रहा है रशिया का, क्योंकि अब जो यूरोप है उसके पास में तो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे। यूएसए के साथ तो वैसे ही कोल्ड वॉर चली होती थी हमेशा, तो कहीं ना कहीं वहाँ से जब वो डिक्लाइन हुआ है तो रशिया अब एशिया में आना चाहता है, फॉरवर्ड करना चाहता है, तो उस पॉइंट का यहाँ पर फ़ायदा उठाना पड़ेगा। और इंडिया के लिए इसका मतलब है कि हमारी जो एंगेजमेंट है वो सिर्फ यहाँ पर मिलिट्री वगैरह में ना रहे, न्यूक्लियर वगैरह में ना रहे, बल्कि और ज़्यादा हम लोग एक ट्रायड बना सकते हैं यहाँ पर स्पेस कोऑपरेशन का भी। क्योंकि देखिए इंडिया की जो इसरो है यहाँ पर वो बहुत ही जानी मानी यहाँ पर है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हम देखें हमारी एडवांसमेंट को, तो हम लोग कौन से नंबर पे आते हैं? जो टॉप 5 से 6 कंट्रीज़ हैं जो टॉप यहाँ पर उनकी स्पेस एजेंसीज है, जैसे कि नासा को हम देखते हैं, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा को हम देखते हैं, फिर जापान की जैग्जा को हम देखते हैं, उसके बाद रशिया की जो यहाँ पे
स्पेस एजेंसी है उसको हम देखते हैं, और उसके बाद इंडिया आता है। तो इंडिया का स्पेस का जो कोलैबोरेशन है ना वो काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर इंडिया इसके साथ में और बढ़ाए तो। फिर लास्ट में हमें समझ में आता है कि एक शॉर्ट टर्म और मीडियम जो टर्म चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिकली हमें सोल्यूशन लाने पड़ेंगे पेमेंट्स वगैरह में, लॉजिस्टिक जो होता है और सर्टिफिकेशन के जो एरियाज़ है इन सभी के अंदर, ताकि इश्यूज़ को यहाँ पर कम किया जा सके और ट्रेड को और जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया जा सके। फिर हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ है रशिया और यूक्रेन का अभी यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, इसमें से सवाल आ सकता है बिल्कुल 2024 के अंदर ये सवाल आ सकता है कि कैसे इंडिया के ट्रेड के साथ क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हम देखेंगे कि सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर, जो वेस्ट है उन्होंने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, और उसके बाद में उन्होंने जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस था ना वो इतना महंगा हो चुका था उस समय में, क्योंकि और तो कोई नहीं खरीद रहा है। बाद में जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हट जाता है, उसको पनिशमेंट देना चाहते थे वो एज यहाँ पर रशिया को। इसका इम्पैक्ट भी इंडिया पे फिर नेगेटिव देखने को मिला कि कैसे इंडिया ने एक स्पिल ओवर इफेक्ट देखा, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बढ़ गया, यहाँ पे महंगाई बहुत बड़ी, अनप्रेसिडेंट लेवल देखने को मिले। और उसी टाइम पे जब ये सब कुछ चल रहा था तो कोविड जस्ट ख़त्म ही हुआ था, तो सारा का सारा ग्लोब वैसे ही परेशान था और एकदम से ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ जाती हैं 2022 के अंदर ना। और उससे हम देखते हैं कि कैसे जो यूएस का डॉलर था ना उसमें भी, उसके खिलाफ में भी इंडिया के रुपए की यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था हमारा उसको भी, जो कि हमने $600 बिलियन तक का बना रखा था उस समय पे आरबीआई के द्वारा, उन्होंने उसको बेचना पड़ा। लगभग 300 हमने इसको बेचा डॉलर बिलियन, फिर से हमने इसको इकट्ठा करके आज दोबारा से हम $900 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो दोबारा से हमने, लेकिन उस टाइम पे इसका इम्पैक्ट जो था वो काफ़ी नेगेटिव देखने को मिला। फिर रशिया के जो इंपोर्ट्स है उसमें इंक्रीज हुआ है। देखिए सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया पे, तो वो बेनिफिशियल भी हुआ इंडिया के लिए, क्योंकि एक तरफ से तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो सिर्फ इंडिया पे नहीं, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे ही था, आसपास में हर जगह पे यही दिखाई दे रहा था। लेकिन इंडिया के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अब जो रशिया है वो यहाँ पर तेल वगैरह नहीं भेज रहा है कहीं और पे, तो उसने इंडिया के लिए अपना जो तेल था उसको थोड़ा सस्ता कर दिया, चीप कर दिया कि आप यहाँ से ले लो। और इसी की वजह से इंडिया जो है वो मॉस्को से चीप क्रूड ऑयल लाने लगा। 2021 और 2022 का अगर हम देखें तो रशिया और इंडिया ने 18वां लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर बन चुका था इंडिया, और अकाउंटिंग लगभग $9.86 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है रशिया से, जिसके अंदर रशिया जो है भारत का अगर हम देखें तो भारत का यहाँ पर 4th लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स बन गया था इनिशियली 10 महीने के पीरियड में, जब 2022 और 2023 को हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा ये हमें समझ में आता है इतना। उसके बाद हम देखते हैं कि इम्प्रूविंग रूपी रूबल ट्रेड। देखिए जब हमने देखा कि कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर, लेकिन इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, जब हम इसको इंक्रीज करेंगे ना रूपी के ट्रेड को थर्ड कंट्रीज के साथ में, जो इंडिया और रशिया दोनों के लिए कॉमन है, जहां पर इंडिया के पास सरप्लस वगैरह होगा तो ये मनी के फ्लो को फिर आने देगा। कैसे आने देगा कि मान लीजिए अभी इंडिया और रशिया है और हमने इसके बीच में बेलारूस को यहाँ पर ले लिया, और बेलारूस कह रहा है कि ठीक है आप मुझे रूपी की जगह यहाँ पर रूबल दे दीजिए, मैं यहाँ पर रूबल ले लूंगा जो कि रशिया की करेंसी है, और मैं आपको रूबल के अंदर यहाँ पर पैसे दे दूंगा। तो ये चीज़ ऐसी होगी कि रूबल भी हमारे पास से जाता रहेगा, इंडिया में रुपये भी आती रहेंगी, तो हम एक ही जगह पर यहाँ पर ऐसे अटक के नहीं रहेंगे कि सिर्फ हम रूबल, हमारे पास रूबल जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो कुछ कॉमन कंट्रीज़ को यहाँ पर लाना पड़ेगा जो दोनों ही इंडियन रूपी को भी ले ले और रशिया के जो रूबल है उसको भी, उसके बदले में भी एक्सपोर्ट करने को तैयार हों। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे इंडिया ऐसे कुछ स्टेप ले सकता है जो डी डॉलराइज ट्रेड की तरफ बात करें। अब डी डॉलराइज क्या होगा, यानी कि डॉलर का हम इस्तेमाल बिल्कुल कम कर रहे हैं, करना ही नहीं चाहते, इंटरनेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इंडिया की रुपए में, कि अगर कोई और हमारे रुपए के अंदर, जैसे अभी सभी कंट्री क्या करे, यूएस के डॉलर में करती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर कोई और तीसरी कंट्री हमारे यहाँ पर रुपी के अंदर में भी ट्रेड करना शुरू कर दे तो ये क्या करेगा, इंडिया के रुपी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, यहाँ पर मजबूत बनाएगा। फिर हम देखते हैं कि इंडिया को भी, जैसे एक इंडिया चाइना का अल्टरनेटिव बनना चाहिए उसको रशिया के लिए, जैसे आज के टाइम पे चाइना है रशिया के लिए जो इंपॉर्टेंस रखता है, वही कहीं ना कहीं इंडिया को बनना पड़ेगा। देखिए जब वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर तो रशिया बहुत ही ज़्यादा वनरेबल था, और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर चाइना ने भी उठाया, बहुत सारे इकोनॉमिक लेवरेज उन्होंने लिया
ह्यूमिलिटेटिंग की, एक साइड कंसेशन करवाए गए कि ठीक है चाइना जो है वो तो अपने सामान को यहाँ पर सस्ता नहीं कर रहा है, लेकिन रशिया को यहाँ पर सस्ता करना पड़ेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों में करते हुए, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया था। इंडिया ने रशिया को एक चॉइस दी कि वो एक रिलायबल पार्टनर बन जाए, और जो फ्लो हो रहा है नेसेसरी गुड्स का रशियन मार्केट के अंदर वो भी उन्होंने उनको दिया ठीक ठाक रेट पे। तो ये एक तरीके से इंडिया का व्यवहार दिखाता है कि कैसे वो मुसीबत के समय में भी अपना सिर्फ फ़ायदा नहीं सोच रहा है जैसे चाइना ने सोचा था। तो इसी वजह से यहाँ पे भी एक अहम भूमिका निभा सकता है अगर इंडिया इस रोल को अपनाएगा तो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जो कि है इंडिया ओमान अडोप्ट विजन डॉक्यूमेंट टू एक्सपेंड टाई। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले जो सुल्तान है ओमान के, उन्होंने रिसेंटली विजिट किया है इंडिया में, और पहला फर्स्ट स्टेट विजिट बनाया है ओमान से इंडिया में लास्ट 26 सालों से। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 26 सालों में यहाँ पर जो ओमान के सुल्तान हैं वो इंडिया में आए हैं। अब इंडिया और ओमान के रिश्तों की बात करें तो हिस्टोरिकल टाइज ये कहती है कि इंडिया और ओमान के जो संबंध है उसको हम 5000 साल पहले लेके जा सकते हैं। 5000 साल पहले का क्या मतलब है, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर होती थी तब से हमारे उनके साथ संबंध है। मकरान की जो कोस्ट है और गल्फ ऑफ ओमान है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट होता था यहाँ पे इंडस रीजन के लिए, और इसी को ये किस नाम से जानते थे, महलुआ रीजन से जाना जाता था एंशियंट टाइम में भी। तो इंडस रीजन के हमें यहीं पे मिलता है कि इंडस सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। तो हमारे संबंध बहुत ही पुराने हैं यहाँ पर ओमान के साथ में। इवन यमन का भी हमारे यहाँ पर हमारी जो हड़प्पा की सभ्यता उसमें तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमारे जो आर्टिफैक्ट्स थे वो यहाँ पर पाए गए थे, ओमान में मिलते हैं, यमन में मिलते हैं। इवन वहाँ के लिए नाम भी उनमें दिया जाता है इन सारे लोगों को। फिर हम देखते हैं जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है। देखिए ओमान जो है वो क्लोजेस्ट नेबर है इंडिया का अरेबियन गल्फ के रीजन में, सबसे क्लोज यही लगता है जब हम बात करते हैं। तो इसी वजह से ओमान एम्फेसाइज करता है उसकी कमिटमेंट जो है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ओपन रखे। देखिए अब यहाँ से समझिए थोड़ा सा, हम देख पाएंगे कि जो ये आप ईरान और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान में देख पा रहे हैं, तो जो ये स्ट्रेट आप देख पा रहे हो ना, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यानी कि यही एक ऐसा पानी का टुकड़ा है जो गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ पर पर्शियन गल्फ के साथ में मिला रहा है। तो जो दो पानी के दो ज़मीन के टुकड़ों को यहाँ पर पानी से मिलाते हैं उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेट बोला जाता है। और अगर हम इधर आएंगे तो हमें यहाँ पर गुजरात दिखाई देगा, यानी कि इधर इंडिया है। तो क्या इंडिया के लिए जो अरेबियन पूरा प्लेटू है, अरेबियन प्लेटू में क्या है, यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है। तो हमारे लिए सबसे नज़दीक कौन है, ओमान है, यानी सबसे ज़्यादा नज़दीक हमारे लिए ओमान पड़ता है। और इसी वजह से हमारे जो संबंध हैं वो भी ओमान के साथ अच्छे खासे दिखाई देते हैं। और इसी में इंडिया भी चाहता है कि जो ये आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो यहाँ पर है, हॉर्मुज़, उसको यहाँ पर थोड़ा सा फ्रीडम दे के रखी जाए, ओपन रखा जाए, ताकि इंडिया भी यहाँ पर आराम से कतर और जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने अच्छे संबंध बना सके। इवन यहाँ पर ओमान भी यही चाहता है कि ये होता रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिलेशन क्या क्या है दोनों देश जो है उनके संबंधों के बीच में। तो स्ट्रेटेजिकली जब डिप्लोमिक रिलेशनशिप्स की बात आती है तो 1955 के अंदर जो रिश्ते हैं उसको बढ़ाकर कर दिया गया था, सबसे पहले एस्टैब्लिश किए गए थे और फिर 2008 में उनको बढ़ाकर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बदल दिया गया था। तो सबसे पहले क्या होता है, 1995 के अंदर यहाँ पर हम दोनों कंट्रीज़ के अंदर दोबारा से एज अ रिलेशनशिप आता है डिप्लोमेटिक, कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो यहाँ पर ओमान में जाकर रहेंगे, एम्बेसी वगैरह बनाई जाएगी और फिर उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के उसमें बदल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसेंशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर कैसे बन जाती हैं दोनों ही देश। जब सऊदी अरेबिया की बात होती है और यूएई की बात होती है तो हमें समझ में आता है कि ओमान जो है वो एक ट्रायो की तरह यहाँ पर काम कर रहा है स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को बनाने का गल्फ रीजन के अंदर में। तो सऊदी अरेबिया के साथ प्लस यूएई के साथ प्लस ओमान के साथ में, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ओमान जो है वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है सारी जो इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग होती है इस रीजन के अंदर, जैसे कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का भी यहाँ पर भाग है, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन उसमें भी ओमान एज अ पार्ट है, और जो अरब लीग है उसमें भी ओमान एज अ पार्टनर है। और ओमान जो है वो कुछ कंट्रीज़ के साथ में उन्होंने सिर्फ इनवाइट करता है, जैसे इंडिया ने यहाँ पर ओमान को इनवाइट किया था G20 की प्रेसिडेंसी में एज ए गेस्ट नेशन अर्लियर इसी साल के अंदर। तो बहुत ऐसा है ना कि ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको इनवाइट करता है इंडिया, ताकि उनके साथ जो इंडिया के संबंध है वो अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया से
बने रहें। फिर डिफेंस की टाइज की बात करें तो ओमान एक लौती ऐसी कंट्री है वेस्ट एशिया के अंदर जो हमारी जो तीनों सर्विसेज है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, उसके अलावा जो हमारी नेवी है और उसके अलावा जो एयर फोर्स है, उन तीनों के साथ में यहाँ पर बायलैटरल एक्सरसाइजेज करता है और रेगुलर होती है। और सर्विस लेवल की जो स्टाफ टॉक होती है, मान लीजिए हमारे आर्मी के जनरल हैं और उनके आर्मी के जो जनरल हैं वो आपस में बैठ के यहाँ पर बातें कर रहा है, तो बहुत ही कम, ओनली कंट्री है पूरे वेस्ट एशिया में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ओमान एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ इतने डिफेंस के टाइज में यहाँ पर जुड़ी हुई है। फिर दोनों कंट्रीज जो है जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कराते हैं जिसका नाम है यहाँ पे अल नज़ा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो नेवल एक्सरसाइजेज होती है उसको बोला जाता है यहाँ पर ईस्टर्न ब्रिज और नसम अल बहार, रिस्पेक्टिवली दोनों यही होती है। फिर हम देखते हैं मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, यानी कि ये जो समुद्री सिक्योरिटी है, इसके ऊपर भी बात होती है। देखिए रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है ना, दोनों ही कंट्री कोऑपरेट कर रही हैं कि जो इंडियन ओशन रीजन है, ये जो पूरा रीजन यहाँ पर हमें दिखाई देता है इंडियन ओशन का, उसको सिक्योर बनाया जा सके। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे हाउती का ग्रुप है, जो भी यहाँ पर कमर्शियल शिप आते हैं अरेबियन सी में, यहाँ पे तेल वगैरह ओमान से लेने, यमन से लेने, उन्हीं के ऊपर ये ग्रुप क्या कर रहा है, हमला कर रहा है ड्रोन से। तो इसी वजह से इस जगह को अगर आप सेफ नहीं बनाएंगे तो कोई भी शिप कमर्शियली क्यों जाना चाहेगा वहाँ पर, आपके साथ ट्रेड क्यों करेगा। तो इसीलिए सेफ्टी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑपरेशन संकल्प क्या है। देखिए ऑपरेशन संकल्प जो है उसको पर्शियन गल्फ क्राइसिस जो 2019 की जून में हुआ था उस समय पर यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ताकि जो भी इंडिया के फ्लैग्ड शिप यहाँ पर थे जिसमें भी इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था, उनको कोस्ट ऑफ ओमान के यहाँ से निकाल कर, पर्शियन गल्फ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ओमान ने ये ध्यान दिया था कि जितने भी शिप यहाँ पर इंडिया का फ्लैग के साथ हैं उनको निकाले और गल्फ ऑफ ओमान के पास से यहाँ पर वापस भेजे। तो एक सिक्योरिटी की तरह हमारे तरीके से एक दोस्त होने का फ़र्ज़ उन्होंने निभाया था और सभी जो हमारे इंडिया के शिप्स थे उनको सेफ पैसेज दिया था, एक अच्छा सेफ रास्ता दिया था कि आप यहाँ से निकल जाइए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है यहाँ पर हमारे दुकम पोर्ट के पास। तो दुकम जो पोर्ट है वो हम यहाँ पर देख पाएंगे और इंडिया ने एक मेमोरेंडम साइन किया गया है इसमें, जिसमें इंडिया के जो नेवल शिप होते हैं वो इस एरिया के अंदर ऑपरेट करेंगे बेस फैसिलिटीज़ की तरह, और जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है उनमें। तो यहाँ पर क्या होगा कि शिप्स को आप यहाँ पर खड़ा कर सकते हो, ऑपरेट हो सकते हैं इस पोर्ट के ऊपर वो, और जो भी फैसिलिटीज़ उनको लेनी है वो यहाँ से अपना ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। आउटकम क्या है, देखिए अभी इंडिया और ओमान का एक विजन डॉक्यूमेंट आया है जिसमें दोनों जो कंट्रीज, अब जो दोनों सुल्तान और नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं तो मिलने के बाद एक डॉक्यूमेंट्स अपना लाते हैं जिसमें यहाँ पर एक जॉइंट पार्टनरशिप की बात हो रही है फ्यूचर के लिए, कि भविष्य में हम लोग क्या करेंगे, सब साथ में मिलकर पार्टनरशिप निभाएंगे। और ओमान का विजन 2040 का इसको नाम दिया गया है, और इंडिया में इसको इंडियाज़ डेवलपमेंट विजन ऑफ अमृतकाल का नाम दिया गया है कि कैसे अमृतकाल के समय में ये सब कुछ हो रहा है। फिर CEPA के ऊपर दोनों कंट्रीज यहाँ पर फोकस कर रही है। क्या है CEPA, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिवली दोनों कंट्री अपने साथ में अग्रीमेंट करे, इसलिए काम हो रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि फंड को बढ़ाया जाएगा। एक तरीके से थर्ड ट्रेंचेस जो है ओमान और इंडिया के इन्वेस्टमेंट की, जो कि लगभग $300 मिलियन की यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात की गई है। फिर कोऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं, कैसे जो अग्रीमेंट है उसमें साइन किया गया है कि इंडिया जो है वो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है उसके अंदर काम करेगा। इसके अलावा जो फाइनेंशियल क्लाइम्स होते हैं यहाँ पर उन पे एक ध्यान दिया जाएगा, कल्चर पे ध्यान दिया जाएगा, और जो एस्टैब्लिशमेंट है हिंदी की चेयर की इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन में ओमान में, उन सभी के ऊपर यहाँ पर मिलकर कोलैबोरेट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल वियोग। देखिए 2025 से लेकर 2026 तक इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये चीज़ डिसाइड की है कि वो एक मैरी टाइम वियोग, यानी कि क्या होती है वियोग, यात्रा करवाई जाएगी। तो उसमें जो शिप होते हैं उनको जो मंडवी है गुजरात के अंदर उस जगह से लेकर और जो मस्कट है वहाँ तक ओमान के अंदर लेके जाया जाएगा 2025 और 2026 के अंदर में हम यहाँ तक जाएंगे ओमान के अंदर। फिर स्पेस के अंदर हमें पता है कि स्पेस कोलैबोरेशन होगा जिसके अंदर एक स्पेस बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा, डाटा सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का,
फोकस रहेगा कि कैसे जो रिमोट सेंसिंग है, क्या होती है रिमोट सेंसिंग, यानी कि हमारी जो सैटेलाइट गई हुई है यहाँ पर ऊपर, जो भी जिस भी ऑर्बिट में है वो अर्थ के अंदर, वो जो फोटो लेती हैं तो वो क्या करेंगे, रेज छोड़ेंगे यहाँ पर। रिमोट के कैमरा जिस तरीके से होता है उसी तरीके से वो रेज छोड़ेंगे, क्योंकि अंधेरा है तो हमारी जो फोटोज़ हैं उनको फिर बाद में यहाँ पर भेज दिया जाएगा। ये होता है रिमोट सेंसिंग। उसके बाद जो सैटेलाइट लॉन्च होगा वो भी साथ में किया जाएगा। प्रैक्टिकल स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ पर एप्लीकेशन बनाई जाएंगे। और जब दोनों कंट्री रिमोट सेंसिंग करे तो क्या करे कि हमारे इनकी ओमान की सैटेलाइट ने जो यहाँ पर डाटा दिया है वो इंडिया के साथ शेयर हो जाएगा, और जो इंडिया की सैटेलाइट का कुछ डाटा है वो हम ओमान के साथ भी शेयर कर देंगे। तो ये कोलैबोरेशन हो जाएगा दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है डिजिटल पेमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए इसमें क्या किया गया है ना कि इंडिया की जो यूपीआई है, क्या होता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है वो डिस्कस किया जा रहा है कि रुपी के साथ में यहाँ पर ट्रेड हो जाए उसके थ्रू। देखिए अभी जो हमारे यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं उसमें भी यही बात हो रही है कि फ्रांस के अंदर इंडिया का यूपीआई सिस्टम काम करने लग जाए। इवन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है यूरोप की भी जिसमें हमने ये सिस्टम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है कि हमारे यूपीआई, अगर आपके पास इंडिया का यूपीआई है तो आप जाकर फ्रांस के किसी भी स्कैनर से कुछ भी यहाँ पर लेकर खरीद पाएंगे, अगर ये चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। तो देखते हैं 26 जनवरी को क्या हमारे पास न्यूज़ आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेड की टाइज़ की भी बातें, अलग अलग हमने टाइज़ देखे, कल्चरल और डिफेंस की टाइज देख चुके हैं। तो ट्रेड में देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए जब वो एक दूसरे के साथ में कोई भी संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर बायलैटरल एंगेजमेंट है, बिल्कुल सही बात है। और जो बायलैटरल ट्रेड है फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 तक का, वो लगभग यहाँ पर $12.388 बिलियन का हमें पता चलता है, तो बहुत ज़्यादा है। और लगभग 6000 ऐसे जॉइंट वेंचर किए गए हैं ना इंडिया ओमान दोनों के द्वारा है, जो एस्टिमेट करते हैं यहाँ पर $7.5 बिलियन का, कि इतना ज़्यादा पैसा हम लाएंगे। दुकम पोर्ट पीछे आया था, तो हमें समझना चाहिए कि जो दुकम पोर्ट है वो साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर यहाँ पर है ओमान में, जो कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन के यहाँ पर अच्छे से दिखाई देता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए इंडिया का जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है ना, कि वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो भी रीजन है उसमें क्या कर सके, काउंटर कर सके, तो इसी वजह से इंडिया एज अ पार्ट इस पर रहता है। फिर हम देखते हैं इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट। ओमान का जो क्रूड ऑयल इंडिया, ये क्रूड जो ऑयल है वो बेचता है ओमान, वो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, यानी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे यूएसए के चाइना के बाद में यहाँ पर इंडिया के पास ही ओमान से ज़्यादा आता है। तो अक्टूबर 2022 में हम देख पाएंगे इंडिया और ओमान ने एक रुपे डेबिट कार्ड को भी लॉन्च किया था ओमान के अंदर। हमें पता है कि ओमान के अंदर इंडिया की तरफ से बहुत सारे लेबर भी जाते हैं, तो इसी वजह से जो रुपे है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है, एनपीसीआई के द्वारा, तो ये जो रुपे क्रेडिट कार्ड है जिसको एज ए मास्टर कार्ड और जो दूसरे आपके कार्ड हैं जिनको इंटरनेशनल कार्ड बोला जाता है, आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो किसी भी कंट्री में एज ए डेबिट कार्ड की तरह, उसको यहाँ पर भी लॉन्च किया जा रहा है। उसको यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो अपना सपोर्ट दिखा रही है। फिर हम कल्चरल टाइज की बात करते हैं, तो एक अगेन यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन किया जाता है, जो कि कल्चरल कोऑपरेशन की बातें कर रहा है कि दोनों कंट्रीज़ का 2010 के अंदर यहाँ पर कल्चरल कोऑपरेट करने के लिए साइन किया गया था, जो कि नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और जो नेशनल रिकॉर्ड्स एंड आर्काइव अथॉरिटी ऑफ ओमान है NRRA, दोनों ही यहाँ पर एक्टिवली काम करती हैं इस अंडरस्टैंडिंग के बीच में, दोनों ही साथ में मिलकर। इंडियन डायस्पोरा की देखें तो जो इंडियन कम्युनिटी है वो लगभग 7 लाख लोग यहाँ पर ओमान में रहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। देखिए अब ये क्या करेंगे, ये ओमान के अंदर पैसे कमाएंगे, लेकिन क्योंकि इन लोगों की ज़्यादातर फैमिलीज जो होंगी वो कहाँ पर होंगी, इंडिया में होंगी, तो इंडिया के अंदर ये एज अ हुडी के तौर पे यहाँ पर क्या करेंगे, पैसा भेजेंगे। तो जो पैसा भेजा जाएगा वो एक तो इंडिया की GDP में काउंट होगा, राइट, इंडिया की ग्रोथ में, क्योंकि अब ये फैमिली वाले इंडिया में ही उसको खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे। दूसरी बात ये हो जाती है कि आपके इतने सारे लोग अगर डायस्पोरा वहाँ पर है तो उनका अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, पावर देखने को मिलती है कि ठीक है यहाँ पर जो रिश्ते हैं वो अच्छे बने रहेंगे। अब इनमें कुछ प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस है संबंधों में, चलिए वो भी देखते हैं। सबसे पहला सिक्योरिटी का, देखिए जो ओमान का रीजन है ना, हमें पता है कि थोड़ा सा इनस्टेबल है, स्थिर नहीं है, अस्थिर ये रहता है हमेशा। कारण वही है कि देखिए इसमें फिर जो सिक्योरिटी है इंडियन डायस्पोरा की, उस पर भी हमेशा क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है कि पता नहीं यहाँ पर कब सऊदी अरेबिया और इजराइल या फिर वेस्ट एशिया में कब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी के, हमें तो हर टाइम एनर्जी
एनर्जी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने तक हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोगों को हर टाइम सिक्योरिटी चाहिए है। तो इसी कारण से क्या होता है कि इंडिया की सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर उठ जाता है। फिर जो हम देखेंगे कि ये जो ट्रेड रिलेशन है वो ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टीडली है, कि ऐसा है कि थोड़ा आराम से ग्रोइंग चल रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फिर हम देखते हैं कि वोलेटाइल ऑयल इकोनॉमी, देखिए ओमान की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत वनरेबल है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 90% इकोनॉमी यहाँ ऑयल के एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है, कि अगर ऑयल का एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो वो बिल्कुल ठप हो जाएगी। जैसे श्रीलंका और मालदीव्स की हम बात करते हैं तो टूरिज़्म पे उनकी बहुत ही ज़्यादा भाग बनाते हैं, 70 से 60 to 70% जो उनकी इकोनॉमी वो डिपेंड करती है यहाँ पर टूरिज़्म पे। लोग आएंगे तो उनकी इकोनॉमी चल पाएगी। इसी तरीके से ओमान में यहाँ पे कि 90% उनकी इकोनॉमी ऑयल के इंपोर्ट पे कर रही है। इसी तरीके से इंडिया की जो एनर्जी इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर एक पोटेंशियल इम्पैक्ट डाल देता है कि स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ताकि सप्लाई जो है वो होती रहे यहाँ पर लगातार। अगर यहाँ पर स्थितियाँ अस्थिर हो जाती हैं तो सप्लाई भी रुक जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लो प्रोग्रेस ऑफ ईरान ओमान इंडिया पाइपलाइन। देखिए अब ये भी इम्पोर्टेंट है, एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। इंडिया ने एक कंस्ट्रक्ट करने की बात की थी कि हम अंडर वाटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनाएंगे, जो कि ओमान से होते हुए और मिडल ईस्ट का जो इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन है इस नाम से वो जाना जाएगा। और ईरान के साथ भी वो क्या बनाएंगे इसको, दोनों ही कंट्रीज इसको यूज़ कर पाएंगी। तो ये ईरान ओमान इंडिया पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाएगा और मिडल ईस्ट टू इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है ना इसका एम था कि ईरान की जो नेशनल गैस है वो इंडिया में आ सके ओमान के थ्रू, लेकिन इसमें बहुत सारे डिलेज फेस करने को पड़ रहे हैं, बहुत सारे डिले यहाँ पर आ रहे हैं, चीज़ें जो है वो बार बार पीछे आगे ढकती जा रही है कि ठीक है थोड़ा और टाइम के बाद में देरी देखने को मिल रही है। रीज़न है टेक्नोलॉजिकल कारण और जो डिप्लोमेटिक हर्डल्स हमें दिखाई दे रहे हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, वो सब यहाँ पर रीज़न है। फिर चाइना जो है वो भी काफ़ी क्लोज जा रहा है ओमान के साथ, ये भी एक समस्या है। चाइना ने ये आइडेंटिफाई किया है कि ओमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है इस रीजन के अंदर में, जैसे इंडिया ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, क्योंकि हर जगह का वो है। और इसी वजह से चाइना भी जो उसकी डिफेंस की टाइज है ना उनको यहाँ पर बढ़ा रहा है ओमान के साथ में। फिर दुकम फैक्टर्स की यहाँ पर बात होती है पोर्ट की। देखिए इंडिया का जो ये स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिला हुआ है हमें पोर्ट का दुकम का, वो एक बिलीजेरियंट मूव दिखाई देता है। पॉसिबली क्या दिखा रहा है कि टेंशन क्या है रीजन के अंदर, बहुत सारी टेंशन हमें समझ में आती है। और इसी वजह से इंडिया भी जो अपने एक पोर्ट के ऊपर यहाँ पर रहना चाहता है, अपनी जो एक पकड़ है उसको बनाए रखना चाहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है बैकिंग रिबेलियस ग्रुप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप यहाँ पर अक्यूज़ किए जाते हैं ओमान के अंदर, जो सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट को यहाँ पर बैक कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो चाहता है वो वहीं पर ओमान के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनको बोलेगा और वही फिर क्या होंगे यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा ये भी है कि हाउती रेबल भी मिलते हैं यमन में, जो कि ईरान के अंदर भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ना कि अलग अलग ग्रुप, अब ये हाउती लोग ही हैं जो यहाँ पर इंडिया के शिप्स के ऊपर अभी भी हमला किए जा रहे हैं और भी जो शिप्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो इनस्टेबिलिटी के साथ साथ में प्रॉब्लम जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी अभी भी देखने को कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं। इसके वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले तो एक जॉइंट एक्सप्लोरेशन बनाना पड़ेगा रेयर अर्थ मेटल्स का। देखिए अग्रीमेंट होना चाहिए जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स पे, जो कि वाइटल हो, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ में वो होना चाहिए, जो कि क्या करेगा पार्टनरशिप के अंदर मजबूती यहाँ पर देगा। सेकेंड हम देख पाएंगे कि IMEEC का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होने वाला है। IMECC क्या है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर, यानी कि ओमान जो है अगर वो इसको प्रपोज कर देता है, इसमें अगर ये बन जाता है तो ये इंडिया को कनेक्ट कर देगा यूरोप से वेस्ट एशिया के थ्रू में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम INSTC का भी यहाँ पर रूट की बातें कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि उसको फिर जो अफ्रीका का होल प्लेटू है उसको पार नहीं करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट डायरेक्टली बच जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली वो क्या करेगा यूरोप में यहाँ पर चला जाएगा। तो बहुत सारा फ़ायदा ये इसीलिए ला पाएगा। फिर हम देखते हैं कि इंडिया का गेटवे क्या है वेस्ट एशिया में। देखिए दोनों ही नेशंस जो है वो पीस चाहते हैं, शांति यहाँ पर चाहते हैं, गुडविल चाहते हैं वर्ल्ड वाइड में। और यही कारण है कि जो ओमान है वो एक तरीके से इंडिया का गेटवे बन जाता है वेस्ट एशिया के अंदर में। लेकिन अभी जो इजराइल हमास वार जो हो रही है वो यहाँ पर दिखा रही है कि कितनी लिमिट है इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि जो ओमान के सुल्तान है वो भी इंडिया में आते हैं और वो भी दिखाते हैं कि कैसे कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर के पार्टीज बातें कर सकें।
अब कहते हैं कि चाइना के इन्फ्लुएंस को मॉनिटर करने के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा इंडिया को। देखिए इंडिया और ओमान को क्या करना चाहिए ना कि उनको अपना जो ट्रस्ट है और जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रखते हैं उसको और ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। और जो चाइना थोड़ा आराम आराम से स्टोर स्टीडी आ रहा है यहाँ पर ओमान के अंदर, उसके ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। चाइना जाना जाता है क्योंकि वो स्लोली इन्फ्लुएंस करता है स्टेट के पूरे सिस्टम को। वो क्या करता है कि सबसे पहले आपको धीरे धीरे करके बर्डन कर देगा, फाइनेंशियली आपको पैसे देगा, फिर धीरे धीरे आपको मजबूर कर देगा कि आप ये लैंड जो है वो हमें दीजिए जब तक आप हमारा कर्ज नहीं दे सकते। तो वो एक ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ उसने ऐसा पहले किया है, श्रीलंका, मालदीव, ये सब, खासकर श्रीलंका तो इसका बहुत ही बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल है। जैसे कि श्रीलंका के यहाँ पर पोर्ट है हबन टूटा का जो पोर्ट है उसको हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर चाइना ने बिल्कुल पूरे तरीके से उस पर कब्जा बिठाया हुआ है। तो ऐसा ही वो करता है। तो इसी वजह से बहुत ही कड़ी नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसका ध्यान रखना चाहिए दोनों ही देशों को। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि मैरी टाइम कोऑपरेशन करना चाहिए। देखिए इंडिया को ना बहुत क्लोजली काम करने की ज़रूरत है ताकि जो इंडिया का इंडो पैसिफिक विजन है उसको यहाँ पर मजबूत बनाया जा सके और जो सॉल्यूशंस हैं वो जो फेस हो रहे हैं इस रीजन के अंदर में अभी जो ये क्षेत्र है उसके साथ में, तो उसको दोनों कंट्रीज़ एक साथ मिलकर उनका सामना करें। तो ये भी करने की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत है। चलिए यहीं पे इस वीडियो को अभी के लिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।